हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लेटो के महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने जितने भी सिद्धांत पढ़े वह सब का निचोड़ प्लेटो यही चाहता था कि वह आदर्श राज्य का स्थापना करना चाहता था। इससे पहले हम लोगों ने बहुत एक एक कंपोनेंट को समझा और आज वह घड़ी आ गया है कि हम लोग प्लेटो क्या चाहता था, उसका मानसिकता क्या था, वह कैसा राज्य का स्थापना चाहता था, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रेंड, चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में समझ लेते हैं कि प्लेटो जो है वह एथेंस का निवासी था। यूनान के एक देश एथेंस का वह निवासी था। उसका जो जन्म हुआ था वह कुलीन वर्ग में हुआ था। तो उसके पिता का इच्छा था कि भाई राजनीतिक में जाओ, क्योंकि कुलीन वर्ग ही राजनीति में जाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपना गुरु सुकरात को बनाया। फिर कुछ दिन वहाँ पे पढ़ाई किया, लेकिन क्या हुआ, सुकरात जो है अन्याय का शिकार हो गया। उसे विषपान पीना पड़ा। अन्याय का शिकार होने के वजह से जो प्लूटो है बहुत ही द्रवित हुआ, बहुत ही गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ। तो उसने क्या निर्णय किया, राजनीतिक जीवन व्यतीत ना करके वह 12 साल तक भटकता रहा। किस लिए भटका? क्योंकि वह चाहता था कि राजनीतिक जीवन की बुराइयों को दूर करना। फिर जब 12 साल के बाद वह वापस आया तो उसने अपनी पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में ही हम लोगों ने पहले वीडियो में प्लूटो का जीवन परिचय के बारे में चर्चा किया। फिर हम लोगों ने दूसरे वीडियो में प्लूटो के रिपब्लिक पुस्तक का न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा किया। फिर हम लोगों ने शिक्षा सिद्धांत के बारे में चर्चा किया। फिर हम लोगों ने साम्यवाद को समझा। साम्यवाद में परिवार साम्यवाद और संपत्ति साम्यवाद को समझा। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने दार्शनिक राजाओं का शासन को भी समझा। और आज हम लोग उस स्थिति में हैं कि आज हम लोग आदर्श राज्य पर चर्चा करेंगे। आदर्श राज्य, यही 4 कंपोनेंट को मिला करके वो आदर्श राज्य बनाना चाहता था। ऐसा नहीं है कि आदर्श राज्य जो है वो थोपी, वो काल्पनिक है। काल्पनिक नहीं है। उससे पहले उन्होंने तैयारी किया। उन्होंने अपने राज्य में न्याय लाया। उन्होंने शिक्षा का सिद्धांत दिया। साम्यवाद, शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए साम्यवाद लाया। साम्यवाद से क्या हुआ, दार्शनिक राजा बना। फिर दार्शनिक राजा से आदर्श राज्य की वह स्थापना किया। तो आज हम लोग आदर्श राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण करने में उसने केवल इस दृष्टि से ही विचार किया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि क्या विद्यमान राज्य आदर्श राज्य की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए वस्तुतः यह एक नितांत गौण प्रश्न है। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वह आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। वह आदर्श राज्य उस राज्य में स्थापना करना चाहता था वहाँ पे कोई कुछ आदर्श राज्य नहीं हो। नया नया राज्य में किस प्रकार से बनाया जा सकता है, उसके लिए वो आदर्श सिद्धांत को लाया। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि जो ऑलरेडी राज्य स्थापित है, पहले से विद्यमान है, क्या उसमें भी यह सब नियम लागू हो सकता है। तो उसके लिए वह हमेशा चुप ही रहता है। अब हम लोग समझेंगे कि प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। अब आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहला हम लोगों ने चर्चा किया दार्शनिकों का शासन। ये सब हम लोग पहले वीडियो में भी कर चुके हैं। दार्शनिकों का शासन चाहता था आदर्श राज्य में। निरंकुशता और सीमित नहीं, क्योंकि वह चाहता था दार्शनिक निरंकुश रहे, उस पर कोई अंकुश नहीं लगाए। निरंकुश का वह सकारात्मक पक्ष देखता है, नकारात्मक पक्ष नहीं देखता है। निरंकुश का इसलिए क्योंकि वह 65 वर्ष तक शासक है, वो पढ़ता है, इसलिए वह निस्वार्थी है, वह देश का भलाई चाहेगा। तीसरा क्या, आदर्श राज्य में न्याय। उन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया। न्याय का सिद्धांत यही दिया कि प्रत्येक लोगों को सिर्फ अपना कार्य करना है और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है, उसे ही न्याय कहा। चौथा क्या है कि नागरिकों के 3 वर्ग में बांटा। हम लोगों ने पहले भी देखा, जब न्याय सिद्धांत हम लोग देख रहे थे तो उसमें देखा कि प्लेटो ने क्या किया, नागरिकों को 3 वर्गों में बांटा। उत्पादक वर्ग में बांटा, उन्होंने शासक वर्ग में और सैनिक वर्ग में ही बांटा।
चौथा क्या है इसमें, पांचवा है कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। उन्होंने बोला कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक कार्य करना चाहिए, अगर वह सिर्फ एक कार्य को करेगा तो क्या होगा कि उसमें वह विशेषीकरण रहेगा, वह अच्छे से कर पाएगा और उसमें ज़्यादा परचम फैलाने का भी चांसेस रहेगा। पांचवा क्या है, नर नारियों का समान अधिकार। वह चाहता था कि नर नारियों का समान अधिकार हो, इसीलिए वो साम्यवाद लाया, परिवारवाद साम्यवाद को लाया। फिर अगला क्या है इसमें विशेषता कि शिक्षा व्यवस्था पर शासक का नियंत्रण। शिक्षा व्यवस्था पर क्या है, शासक का नियंत्रण है, जैसा शासक चाहेगा उस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था होगा, ऐसा नहीं कि दिन प्रतिदिन वह बदलता रहेगा। अगला क्या है, कुरुचिपूर्ण कला और साहित्य पर प्रतिबंध। कुरुचिपूर्ण मतलब कि ऐसा कोई साहित्य नहीं, वो सिर्फ ऐसा साहित्य पढ़े जिससे सदाचार व बौद्धिक विकास हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़े। अगला क्या है, साम्यवादी व्यवस्था। हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि साम्यवादी व्यवस्था लाया, उसमें परिवारवाद साम्यवाद लाया और उसने संपत्ति साम्यवाद लाया। शिक्षा में जो त्रुटि रह रहा था, जो शासक को एक अच्छा प्रशासक बनने से रोक रहा था, उसलिए उन्होंने साम्यवाद व्यवस्था लाया। और आखिरी विशेषता क्या है, सर्वाधिकारवादी राज, कि सब अधिकार जो है किसके पर है, राज्य के ऊपर है। तो ये सब उसकी विशेषताएं हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग एक एक करके सब के ऊपर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपको जो अगर उत्तर पुस्तिका में लिखना, अगर आप जैसे कि 10 हम लोगों ने विशेषताओं को दर्शाया तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, उसके बाद 2 या 3 को भी उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग वीडियो में थ्योरी का क्लास कर रहे हैं तो हम लोग हर पक्ष को भली भांति समझने का प्रयास करेंगे और जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उस पॉइंट को आप केंद्रित कर सकते हैं, अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। पहला क्या है, दार्शनिकों का शासक। प्लेटो के आदर्श राज्य की सर्वप्रमुख विशेषता दार्शनिकों का शासन है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासन राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का पूर्ण तदामय स्थापित कर लेता है और समुदाय के हितों की पूर्ति करना अपना सर्वप्रमुख तथा एकमात्र कर्तव्य समझता है। वह सत्य का अनवरत अन्वेषक होता है और उसमें एक श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण होते हैं। फ्रेंड्स, प्लेटो चाहता है कि दार्शनिकों का शासन हो। दार्शनिकों का शासन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भली भांति समझा, पूरा डिटेल में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। शासक कैसा होना चाहिए, वह लोभी ना होना चाहिए, वह राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करने वाला हो, वह हमेशा देश के प्रति सोचे, अपना हित को नहीं समझे। दूसरा क्या है, निरंकुशता का असीमित नहीं। प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक वर्ग को असीमित निरंकुशता प्राप्त नहीं है। यद्यपि दार्शनिक शासक पर लिखित कानून या जनमत का नियंत्रण नहीं है, लेकिन इस कारण इसे असीमित निरंकुशता नहीं कहा जा सकता। वह यूनानी साहित्य के प्रचलित अर्थों में स्वेच्छाचारी शासक नहीं है। दार्शनिक राजा इस बात के लिए बाध्य है कि वह संविधान के मूल प्रबंधों का पालन करे। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्या विशेषता है, निरंकुशता असीमित नहीं। निरंकुश तो है लेकिन उसमें एक उत्तरदायित्व है, उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वह जो राज्य को है अच्छे प्रकार से संचालित करे। उस पर कोई जनमत या कोई जनता आके उस पर आरोपित करके नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता, क्योंकि उसे 65 वर्ष तक पढ़ाया, उसके बाद उसका जो शिक्षा है प्रशासक का वो जीवनोपरंत चल रहा है, तो वह हमेशा देश के बारे में सोचेगा, वो लोभी लालची नहीं है। अगला क्या विशेषता है, आदर्श राज्य में न्याय। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। न्याय ही राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सूत्र है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता है और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्ण अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता है। फ्रेंड, जैसा कि अगला विशेषता है आदर्श राज्य में न्याय, तो हम लोगों ने प्लेटो का न्याय सिद्धांत को भी समझा भली भांति, पूरा उसे डिटेल में समझा। प्लेटो के द्वारा न्याय का क्या है कि अपने कार्य को करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। चौथा क्या है, नागरिकों के 3 वर्ग। आदर्श राज्य के समस्त नागरिकों को 3 वर्गों में बांटा गया, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग।
ये वर्ग अपना विशेष कार्य करते हैं। दार्शनिक वर्ग राजनीतिज्ञता के कार्य से संबंधित हैं। सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा के कार्य से संबंधित है और उत्पादक वर्ग श्रमिकों, कृषकों आदि के उपवर्गों में विभाजित होकर उत्पादन कार्य में लगा हुआ है। तो फ्रेंड, चौथा विशेषता क्या, नागरिकों के 3 वर्ग। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को उसके जो काम क्षमता है उसके द्वारा ही उसको बांट दिया है। शासक वर्ग, जिसमें विवेक ज़्यादा हो वह शासक बनेगा, जिसमें बल हो वह सैनिक बनेगा, जिसमें तीसरा क्या है, उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग का क्या काम है, कृषि वर्ग है, कृषि करेगा, वह पूरा वित्तीय भार को संभालेगा। सैनिक वर्ग क्या, वह रक्षा करेगा। और शासक वर्ग क्या है, बुद्धिमत्ता कारण क्या होगा, वह देश को चलाएगा। पांचवा विशेषता क्या है, कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत लागू है। प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों का संपादन करता है जिन्हें करने के लिए वह सर्वाधिक योग्य है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग पहले जितने भी हम लोगों ने पिछले वीडियो बनाया है 5-6 वीडियो, उसमें ही ये सब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोगों ने दर्शाने का प्रयास किया है। क्योंकि प्लेटो जो है आदर्श राज्य ही चाहता था। आदर्श राज्य को बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत को दिया और अंत में जाकर आदर्श राज्य की स्थापना हो पाया। तो पांचवा क्या है कि कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। उनका कहना है कि जिस कार्य में मन लगे, जिसमें आप निपुण हैं, सिर्फ उसी को कार्य करें, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। छठा क्या है, शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा शासकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। प्लेटो का विचार है कि शिक्षा राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुकूल हो, इसके लिए शिक्षा राज्य द्वारा सुनियोजित और नियंत्रित होनी चाहिए। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग शिक्षा व्यवस्था, जब प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें क्या बोला कि किसी बच्चे का शिक्षा जो है उसके माता पिता के ऊपर डिपेंड है कि उसे किस प्रकार से शिक्षा मिलेगा। उसकी शिक्षा की तैयारी पिछले जन्म से ही शुरू हो जाती है। तो इसलिए कि उसका शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण होगा, उसे किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। सातवां विशेषता क्या है, कुरुचिपूर्ण कला और साहित्य पर प्रतिबंध। प्लेटो के आदर्श राज्य में कला और साहित्य पर पर्याप्त नियंत्रण की व्यवस्था है। यह व्यवस्था इस उद्देश्य है कि अनैतिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु नवयुवक वर्ग के हाथों में ना पड़ जाए। उसका विचार है कि केवल श्रेष्ठ साहित्य और कलाएं ही प्रकाश में आनी चाहिए। तो फ्रेंड, प्लेटो चाहता था कि ऐसा नहीं वो किसी के हाथ में सत्ता चले जाए, सत्ता उन्हीं के हाथ में चला जाए जिसका आचरण अच्छा हो, जो निस्वार्थी हो, जो देश के प्रति सोचे, अपना निजी जो भावना है उसको छोड़कर देश को, अपने आप को समर्पित करे, उसी को सत्ता मिलना चाहिए। आठवां क्या है, आदर्श राज्य को साम्यवादी व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, साम्यवादी व्यवस्था को समझने के लिए हम लोगों ने 2 वीडियो को बनाया। एक संपत्तिवाद साम्यवाद को भली भांति समझा, फिर महिला और परिवारवाद साम्यवाद को भली भांति समझा। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और स्त्री के साम्यवाद की व्यवस्था की गई है। शासक और सैनिक वर्ग की ना तो अपनी कोई संपत्ति होती है, ना ही परिवार। प्लेटो का विचार है कि यह साम्यवादी व्यवस्था ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है जिनमें अभिभावक वर्ग अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्ण संपादन कर सके। तो फ्रेंड्स, आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था को वह क्यों लाया था? क्योंकि शिक्षा में जब वह शिक्षा सिद्धांत लाया था उसमें जो त्रुटियां था कि शासक कहीं बहक ना जाए, वह निस्वार्थी ना हो जाए, वह स्वार्थ के पीछे न जाए, वह परिवार के पीछे ना भाग जाए, संपत्ति के लोभ में ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने साम्यवाद लाया। नम्मा क्या है, नर नारियों को समान अधिकार। आदर्श राज्य में प्लेटो नारियों को घर की 4 दीवारी से बाहर निकालकर उन्हें शिक्षा, जीवन यापन, शासन आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुष के समान अधिकार प्रदान करता है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने साम्यवाद में देखा कि प्लेटो का पक्ष था कि नारियां सिर्फ क्या हो रहा था कि घर के 4 दीवारी में ही कैद थे। उन्हें सिर्फ काम था कि शादी करना, शादी करने के बाद बच्चे का पैदा करना और उसका लालन पालन करना, बस नारियों का सिर्फ इतना ही काम था। तो प्लेटो क्या चाहता कि नर और नारी दोनों एक समान रहे, दोनों को उतना ही मौका मिला जितना कि एक नर को मिल रहा है। उसे भी बाहर निकलना चाहिए, उसे भी शिक्षा मिले, उसे भी जीवन यापन और शासन में अपना हस्तक्षेप करे। और 10वां क्या है, सर्वाधिकारवादी राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य अपनी प्रकृति में सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि वह प्लेटो के जीवन
के सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। तो क्या फ्रेंड, तो 10वां पॉइंट कहना चाहता है कि सर्वाधिकारवादी राज्य, मतलब जो आदर्श राज्य है सारी शक्तियां राज्य में ही हो, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति या किसी अन्य लोगों में हो, क्योंकि अगर लोगों में रहेगा तो वो अपने आप में नियंत्रण करेगा। तो इस सब जितने भी विशेषता हैं उसको अगर समाहित करके एक विचारक हैं वे पर अगर कहना चाहे तो वह क्या कहते हैं कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य में अपरिहार्य तत्व है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि उचित नेतृत्व, उन्होंने पहले ही सब कुछ सुनियोजित तरीके से उन्होंने आदर्श राज्य को बनाने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, अब हम लोग प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचनाओं को भली भांति समझेंगे कि उसमें क्या क्या आलोचनाएं हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या वह जमीनी स्तर पर उतर सकती है या नहीं। तो अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य को एक ऐसा स्वप्नलोकीय राज्य कहा जाता है जिसकी स्थापना पृथ्वी पर संभव नहीं है। तो फ्रेंड, जो जितने भी आलोचक हैं उनका कहना है कि वह स्वप्नलोकीय है, वह कभी पृथ्वी पर उसे उतारना संभव नहीं है। तो पहला आलोचना क्या करते हैं? स्वतंत्रता का निषेध। प्लेटो का आदर्श राज्य व्यक्तियों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है, वह इतना नियंत्रणकारी है कि इसमें व्यक्तियों की सभी प्रवृत्तियों का विकास संभव नहीं है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक सर्वाधिकारवादी राज्य है और यह अपने स्वभाव से ही मानवीय स्वतंत्रता के हित में नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पहला जो आलोचना है वह क्या है? स्वतंत्रता का निषेध। वहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ एक कार्य करना है जिसमें कि वह स्पेशलिस्ट हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि वह एक कार्य में तो निपुण हो पा रहा है लेकिन दूसरे कार्य में क्या वह निपुण नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा है। दूसरा क्या? कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति अनुचित। प्लेटो के आदर्श राज्य का एक प्रमुख आधार कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति या न्याय है। कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति या न्याय के आधार पर मानवीय व्यक्तित्व का एक विशेष पक्ष ही विकसित हो पाता है और शेष व्यक्तित्व अप्रभावित रहता है। हम यह कर सकते हैं कि प्लेटोवादी आदर्श राज्य में मानवीय व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास में संभावना नहीं है। तो फ्रेंड, दूसरा भी आलोचना लाजमी है कि कार्यात्मक विशेषीकरण पद्धति से क्या होगा कि सिर्फ आप एक पक्ष को ही आप उससे निपुण कर पा रहे हैं लेकिन दूसरे पक्ष में क्या आप शून्य रह रहे हैं, उसमें नग्न रह रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सार्वजनिक विकास है वह संभव नहीं हो सकता। तीसरा क्या है? दास प्रथा के संबंध में मौन। आदर्श राज्य की धारणा का एक बड़ा दोष प्लेटो का तत्कालीन समाज के प्रमुख लक्षण दास प्रथा के संबंध में मौन रहना है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो ने इसे अपनी मौन स्वीकृति प्रदान करता है। तो फ्रेंड, उस समय एथेंस में क्या था? दास प्रथा का खूब जोर शोर से प्रचलन में था लेकिन प्लेटो ने उसका निवारण के लिए कुछ नहीं किया, उस पर हमेशा वह चुप रहा। इसका मतलब यही समझ में आता है कि प्लेटो कहीं ना कहीं दास प्रथा को मानते हैं, वह स्वीकार करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। चौथा आलोचना क्या है कि व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की धारणा में राज्य और व्यक्ति की समानता को अत्यधिक और अनुचित महत्व दिया है। मानवीय आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर राज्य के नागरिकों को 3 वर्गों में बांटना वस्तु स्थिति से निश्चित रूप में भिन्न और अव्यावहारिक है। व्यक्ति और राज्य में इस प्रकार की समानता के निरूपण में अनेक शंकाएं उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया? 3 गुण के रूप में बांट दिया, लेकिन किस व्यक्ति में कौन सा गुण रहेगा ये उसे बता पाना ये अव्यावहारिक है। ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि बचपन में कुछ और गुण मेरे में विकसित है, सैनिक का हो, फिर बाद में क्या हो गया, शासक का हो गया, फिर अंत में क्या हो गया कि हो सकता है उत्पादक वर्ग का गुण आ गया मेरे में। तो इससे क्या होगा कि ये अव्यावहारिक है, यह इतना आसानी से लागू नहीं हो सकता। 5वां क्या आलोचना है कि उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा। वह अन्य दोनों वर्गों के समान उत्पादक वर्ग के लिए न तो विशेष शिक्षा की व्यवस्था करता है और न ही सामाजिक ढांचे में उनको महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। उत्पादक वर्ग की यह शोचनीय उपेक्षा राज्य के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाली है। प्लेटो इस बात को स्वीकार करता है कि निम्न वर्ग में उत्पन्न व्यक्तियों को अपनी योग्यता के आधार पर उच्च वर्ग में सम्मिलित होने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन प्लेटो इस कार्य को संभव बनाने हेतु उत्पादक वर्ग के लिए समुचित शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था नहीं करता है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग पहले भी इनकी आलोचना कर चुके हैं कि उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा, तो उत्पादक वर्ग को वह ज़्यादा जोर देते ही नहीं है,
वह सिर्फ जोर किस पे, अभिभावक वर्ग पर दे रहे हैं। अभिभावक वर्ग में कौन कौन आता है, सैनिक आता है और प्रशासक आता है। वह चाहता है कि सैनिक और प्रशासक को ही ज़्यादा पढ़ाया जाए, शिक्षा दिया जाए, सब कुछ जितना भी क्षेत्राधिकार है राज्य का वह सिर्फ उन्हीं को दिया जाए, तो वही इन लोगों को सुदृढ़ करेगा। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि उत्पादक वर्ग का संख्या ज़्यादा है और जो अभिभावक वर्ग है उसकी संख्या बहुत कम है, तो यहाँ पे भी दिक्कतें उत्पन्न होती है। छठा क्या है कि शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता। प्लेटो के आदर्श राज्य में कानूनों और नियमों का महत्वपूर्ण अभाव है। इसमें दार्शनिकों को निरंकुश सत्ता सौंप दी गई है जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता है। इन व्यक्तियों को शिक्षा द्वारा चाहे कितना भी विवेकशील और वीतरागी क्यों न बना दिया गया हो, और नियंत्रित शक्ति पा जाने पर मानवीय स्वभाव के अनुसार इसमें दोष आ जाना नितांत स्वाभाविक है। इस आधार पर बार्कर ने प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी है। तो फ्रेंड, अगला आलोचना, ये भी आलोचना लाजमी है क्योंकि शासक वर्ग को निरंकुश सत्ता, अब किसी को भी निरंकुश सत्ता मिल जाए कि उसके ऊपर कुछ है नहीं, तो वो दिन प्रतिदिन क्या होगा कि वह सत्ता के लिए आ ही जाएगा, वह अहंकार में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उसका विवेकशील को कितना भी आप पढ़ा दीजिए, लिखा दीजिए, लेकिन बाद में क्या, बहुत ज़्यादा प्रतिशत, बहुत अधिक चांसेस है कि वह अच्छे से निभा नहीं पाएगा। सातवां क्या है कि शासक वर्ग के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा। प्लेटो ने आदर्श राज्य में शासन के लिए आवश्यक अनेक तत्वों की घोर उपेक्षा की है। उनके द्वारा कानूनों, सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों का प्रबंध और अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था का कोई वर्णन नहीं किया है। इन तत्वों की उचित व्यवस्था के बिना एक आदर्श राज्य का कार्य संचालन कठिन ही प्रतीत होता है। तो फ्रेंड्स, सातवां क्या आलोचना था कि शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा, मतलब कि वो नग्न कर दिया, उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि न्यायालय का भी जरूरी है। वह चाहता है कि सिर्फ प्रशासक जो है, जो शासन करेगा, शासक, दार्शनिक शासक, वही पूरा राज्य, पूरा देश को संभालेगा, वही सब कुछ को देखेगा, लेकिन उसके लिए अलग से ना ही न्यायालय का प्रबंधन किया, ना ही पदाधिकारी का नियुक्ति किया, ना ही कानून कुछ बनाया। तो इस प्रकार से उनकी आलोचनाएं की जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग निष्कर्ष की ओर चलते हैं। तो निष्कर्ष में है क्या कि उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी प्लेटो का आदर्श राज्य का महत्व कमतर नहीं होता है। प्लेटो का आदर्श राज्य लोक कल्याण की भावना से निर्मित श्रेष्ठ राज्य है। बार्कर के विचारानुसार रिपब्लिक में राजाओं के रोग का निदान और उपचार दोनों ही केवल कहीं पहले से कल्पित दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर निश्चित नहीं किए गए, वरन यूनानी जीवन के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों का कहना है कि जो प्लेटो का आदर्श राज्य है वह क्या है कि ज़्यादा ही आदर्श है, उस पर बहुत सारे आलोचनाएं होती है। लेकिन बार्कर ने कहा कि बहुत लोगों का कहना क्या है कि ये काल्पनिक है, वह स्वप्नशील है, कि वह सपना में ही देख के बना दिया। लेकिन बार्कर के अनुसार कहा गया कि जो रिपब्लिक में राजाओं के जो रोग का निदान होता है, राज्यों का जो रोग है उसका निदान और उसका उपचार के लिए जो प्लेटो कहीं ऐसा नहीं है कि सोच समझ के कर दिया, तो वह वहाँ के जो यूनानी जीवन का तत्व है उसके आधार पर निर्धारित किया गया। उन्होंने महसूस किया, महसूस करने के बाद जो जो कमियां नज़र आई एथेंस में, तो उस कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने रिपब्लिक पुस्तक में किस प्रकार से आदर्श राज्य हो उसकी रचना किया। फिर प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक की 9वीं पुस्तक के अंत में लिखा है, मेरे विचार में आदर्श राज्य तो स्वर्ग में ही संभव है, पृथ्वी पर संभव नहीं है। तो प्लेटो ने खुद अपनी पुस्तक रिपब्लिक की अंतिम 9वीं जो पुस्तक है उसमें उन्होंने कहा कि जो हमने आदर्श राज्य बनाया है वो तो इस पृथ्वी पर संभव नहीं है, यह सिर्फ स्वर्ग में ही संभव हो सकता है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आज के लोगों में बहुत सारा भ्रष्टाचार रहता है और उसे नैतिकता, जो आदर्श राज है, प्लेटो का आदर्श राज, वो कहीं भी तरह से किसी की शक्तियों का हनन नहीं करता है। वह प्लेटो का सकारात्मक पक्ष है कि राज को कैसे सुदृढ़ किया जाए। तो प्लेटो का आदर्श राज व्यवहारिक जीवन में पथ प्रदर्शक के लिए आवश्यक होती है और इसका पश्चिम के राजनीतिक जीवन पर वस्तुतः गहरा प्रभाव पड़ा है। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग प्लेटो के आदर्श राज्य में चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनको सीखकर ही उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि यह प्लेटो जो है अभी से
2000 साल पहले की पुस्तक लिखा हुआ है, लेकिन आज भी ये तार्किकता भरा है। तो इसीलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पे विचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसे हम आत्मधिक आध्यात्मिक रूप से और बौद्धिक रूप से इसे अपनाया जा सकता है और अपने विचारों में लाकर अपने कार्य को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने प्लेटो के आदर्श राज्य को भली भांति समझने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले वीडियो में एक और सरप्राइज़ है। क्यों सरप्राइज़ है? क्योंकि जो प्लेटो ने अपनी एक अलग पुस्तक लिखा है, वह है द लॉज और स्टेट्समैन। अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि प्लेटो अपने आप को किस प्रकार से अपने जीवन में परिवर्तित करता है, अपने जो विचार हैं उसको किस प्रकार से अलग रूप में फिर से निखारने का प्रयास करता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।